हेलो माय न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं नीरज सीटा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, उन सब के लिए ये क्लासेस मैं रन कर रहा हूँ अभी। तो बेसिक अपना इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। प्रीवियस जो अपनी एक क्लास हुई है उसके अंदर अपन ने अकाउंटेंसी का मीनिंग समझा था, डेफिनेशन के बारे में बात की थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी अपन ने, उसके यूजर्स कौन कौन है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, काफी सारी चीजों पे मैंने डिस्कस किया था बेसिकली। तो उन सब चीजों का बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद आज अपन अकाउंटेंसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज, जो हर चीज की एक, अपन जब हिंदी भाषा जो अपन ने बचपन में सीखी थी उसके नए नए वर्ड्स थे, इंग्लिश जो अपन ने सीखी थी उसके अलग अलग वर्ड्स थे, वैसे अकाउंटेंसी की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, तो उसके अपने अलग वर्ड्स हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है। उनके बारे में आपने पहली बार सुनोगे आज आप, पर उनको आपको समझना है कि उनका मीनिंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, तो आपको ये देखना है। तो आज अपन बात करेंगे सारे जो अपने अकाउंटिंग के टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज आप बोल सकते हो जिसको, जो अपन फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस सबसे फर्स्ट चीज ये अकाउंटेंसी के अंदर होती है कि बिजनेस किसी ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है, उसी चीज की अपन अकाउंटिंग करेंगे। अपन अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बोली थी कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करके, उसको क्लासिफाई करके, समराइज करके फाइनेंशियल रिजल्ट कंक्लूड करना है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपने कितनी असेट्स गेन की, कितनी लाइबिलिटीज है। तो उन सब सारी चीजें कौन बताता है? आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब एक फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन है, जो भी, जिससे कि आप एग्जांपल समझ सकते हो, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसके कोई गुड्स आपने सेल किया, गुड्स आपने कोई खरीदा, तो फाइनेंस यहाँ पे मनी की बात हो रही है। मॉनेटरी अपने पहले बात कर दी थी, अकाउंटेंसी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करेगा, उसके अलावा किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, अपन क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियली कोई ट्रांजेक्शन हो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, उसमें मॉनेटरी वैल्यू, मनी उसके अंदर इंक्लूड हो, कि अपन ने किसी से कोई गुड्स खरीदा तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, अपन ने कोई गुड्स बेचा तो उसके बदले में अपन को पैसा लेना पड़ेगा, गुड्स दे रहे हैं तो। अपन ने कोई फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए पैसा अपना जाएगा, कोई डिविडेंड अपने को रिसीव हुआ, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी मनी वैल्यू की बात हो रही है। तो वो होते हैं सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आया कि बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी इवेंट अकर होगा जिससे कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू उसकी इंपैक्ट होगी, कोई मनी की बात होगी, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपन अपने अकाउंटेंसी की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल अपन ने लिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, या गुड्स सोल्ड टू मोहन, या फिर अपन ने फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 एंड डिविडेंड रिसीव ₹2,000, इंटरेस्ट रिसीव ₹5,000। ये कुछ एग्जांपल्स जिसमें आप देख रहे हो हर चीज मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, तो वो चीज क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो अकाउंटेंसी का फर्स्ट आपने टर्म सीखा आज कि जब भी कोई फाइनेंशियली इवेंट अकर होगा तो उसको अपन बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड चीज आती है अकाउंट। अकाउंट अपने आप में इंडिविजुअली कि पर्टिकुलर जिस चीज की बात हो रही है उसका एक अकाउंट अपन खोलेंगे। तो जैसे कि अपन बोल रहे हैं राम, तो उसका एक अकाउंट खुल गया, मोहन तो उसका एक अकाउंट खुल गया, असेट्स की बात हो रही तो उसका एक अकाउंट खुल गया, फर्नीचर अकाउंट तो उसका अकाउंट अलग खुल गया, परचेस तो उसकी अकाउंट अलग खुल गई, गुड्स तो उसकी अकाउंट अलग, इंटरेस्ट। तो कोई भी पर्टिकुलर जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे अकर होंगे, जितने भी अकाउंट इंपैक्ट करेंगे, तो इंडिविजुअली उनको जिस नाम से पुकारा जाएगा तो वो उसका अकाउंट होगा, तो उसको अपन अकाउंट बोलेंगे। तो सेकंड चीज अपनी क्या होगी, अकाउंट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं कि राम अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट पर्टिकुलरली उसको इंपैक्ट कर रहा है, फर्नीचर अकाउंट। तो सबका अपन अलग अलग हर एक इंडिविजुअली का अपन अलग अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसको अपन अकाउंट के नाम से उसको अपन जानेंगे। जैसे फर्नीचर अकाउंट अपन ने बोल दिया, मशीनरी अकाउंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है। देन उसके बाद बात करते हैं अपन कैपिटल। थर्ड जो इंपॉर्टेंट अपनी टर्म है उस पर बात करते हैं अपन कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? तो कैपिटल का मीनिंग है कि जो भी बिजनेस का जो ओनर होता है, जो बिजनेस रन कर रहा है, वो ओनर जो भी अमाउंट या कोई भी ऐसी असेट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है जिसका मेन मोटो क्या है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न करवाना है, बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, मनी के फॉर्म में हो, या किसी असेट्स के फॉर्म में हो, तो बिजनेस के लिए क्या होती है, कैपिटल होती है। और वो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है? क्योंकि अपन आगे बात करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो जो होती है सेपरेट एंटिटी होते हैं। आगे अपन प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, तब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन को क्यों अलग रखा गया है, क्यों अलग माना गया है। पर अभी अपने को क्या समझना है कि कैपिटल जो होगी वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी, कि बिजनेस के ऊपर क्लेम है कि उस ओनर ने अगर पैसा दिया है बिजनेस को तो उसको अर्न करके उसको फिर से चुकाना है। तो इसलिए अपन कैपिटल क्या होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश के फॉर्म में हो सकती है। सपोज 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया किसी व्यापारी ने, तो 1 लाख रुपया क्या है, उसकी कैपिटल है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और उस ओनर ने वो पैसा दिया है। ठीक है,
तो वो चीज होती है। तो एक अपन ध्यान रखिएगा बेटा, इस कैपिटल के अंदर एक जो टर्म्स होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है, वो ये कहती है कैपिटल जो होती है वो जनरेट होती है इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जितनी भी लायबिलिटी है उनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल कहलाती है। कैपिटल का मतलब कितना पैसा बिजनेस के अंदर है जो रन कर रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है। तो कैपिटल को अपन टर्म आपको समझ में आ गया कि ओनर कोई भी चीज अगर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल है, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्लेम होगी, जो उसको अर्न करके वापस ओनर को लौटाना है। क्योंकि ओनर पैसा क्यों लगा रहा है कि कुछ रिटर्न चाहता है बिजनेस से, इसलिए वो उसमें बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल होगी, और बिजनेसमैन के लिए वो एक तरह की असेट्स की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो वो पैसा फिर से लेगा आपसे, तो ये चीज कहलाएगी आपकी कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब नेक्स्ट अपने जो टर्म है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या? तो ड्राइंग का मतलब ये, जैसा कि अभी अपन ने बोला कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी होंगे, दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस को जब पैसा देगा वो एज ए कैपिटल की फॉर्म में, तो अब बिजनेस अपना बिजनेस रन करेगा, तो कोई भी चीज अगर वो करेगा बिजनेस से रिगार्डिंग अपने को देखना है। तो अब वहां पर क्या होता है बेटा कि ड्राइंग का मतलब ये कि जब ओनर, बिजनेस का जो ओनर है, अपने पर्सनल पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से नहीं, अपने खुद के पर्सनल पर्पज से बिजनेस से कोई भी चीज अगर ले लेता है, निकाल लेता है, बिजनेस से वो चीज ले लेता है, तो वो चीज कहलाती है ड्राइंग कहलाती है। सपोज बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए लगाया और 5,000 रुपए उसने खुद के यूज के लिए फिर से निकाल लिया, तो 5,000 रुपए वो क्या है, ड्राइंग हो गई। क्या बिजनेस से, सपोज उसके किराने की दुकान का बिजनेस है, ठीक है, तो उस किराने की दुकान में से उसने कुछ सपोज बिस्किट्स वगैरह अपने घर के यूज के लिए वो निकाल के लिए आया बिजनेस से, तो वो भी क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, उसके बदले में उसने कुछ पे करेगा नहीं वो, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी बेटा। तो ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग का मतलब ओनर जब भी अपने प्राइवेट पर्पज से, पर्सनल पर्पज से, अपने बिजनेस से कुछ भी चीज अगर निकालेगा, तो वो आपके बिजनेस अकाउंटिंग के टर्म में उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लायबिलिटी पे। तो लायबिलिटीज जो होती है बेटा, लायबिलिटी का मतलब क्लेम। सीधी सी भाषा में बात करें तो क्लेम मतलब अपने ऊपर कितना क्लेम है बिजनेस के ऊपर। अपने का मतलब यहाँ पे किससे, बिजनेस। क्योंकि अपन सारी अकाउंटिंग जो कर रहे हैं बेटा, दिमाग में आप एक बात बिठा लो कि जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के लिए की जाती है, बिजनेसमैन के लिए नहीं की जाती। जितनी भी चीजें आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखनी है, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो लायबिलिटी का मतलब ये कि बिजनेस के ऊपर कितना क्लेम है, मतलब बिजनेस ने कितना पैसा ओन कर रखा है, बाहर से किसी आउटसाइडर से पैसा ले रखा है, किसी आउटसाइडर से गुड्स खरीद रखा है, तो उसके बदले में उसको पेमेंट करना अगर भी बाकी है, तो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। एग्जांपल में देता हूं बेटा आपको। सपोज ओनर बिजनेस का, एक बिजनेस किराना स्टोर उसने स्टार्ट किया। अब बिजनेस के लिए उसने क्या किया, 1 लाख रुपए का गुड्स किसी पार्टी से परचेज किया, ठीक है, XYZ जो भी पार्टी उससे परचेज किया। तो अब उसको 1 लाख रुपए अगर अभी देना बाकी है, तो बिजनेस के ऊपर वो 1 लाख रुपए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी कहलाता है बेटा। सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, 50,000 रुपए का, तो लोन भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्लेम है। क्लेम क्यों? क्योंकि आपको कुछ टाइम पीरियड बाद वो लोन फिर से चुकाना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। अब लायबिलिटीज जो होती है बेटा उसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है बेटा आपकी करंट लायबिलिटी, और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा। तो करंट लायबिलिटी की बात करेंगे अपन। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पे करनी जरूरी है, वो सारी की सारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होती है बेटा। विद इन 12 मंथ, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का अपन काउंट करते हैं। तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपको अकाउंटिंग करनी है और 12 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना है, तो वो लायबिलिटी आपके लिए करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा। कि जैसे सपोज आपने कोई बिल्स रिसीवेबल हो गया, या भी सब आगे अपन डीप में बात करेंगे इन सब चीजों पे। कि सपोज आपने राम से गुड्स उधार में खरीदा, अब उस गुड्स का पैसा अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर उस राम को अगर देना है, तो वो लायबिलिटी आपके लिए क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई, जिसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो बेटा। क्रेडिटर आगे वर्ड वापस आएगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ। क्रेडिटर का मतलब ये कि सामने वाली पार्टी जिसको आपको पेमेंट करना है, वो सब आपके लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। लायबिलिटी जो होती है उसको क्रेडिटर बोल सकते हो आप। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है आपको, अगर विद इन 12 मंथ करना है तो वो करंट लायबिलिटी है। और 12 महीने के ज्यादा के लिए अगर कोई लायबिलिटी है तो वो कहलाती है बेटा आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि आपने कोई बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो यहाँ पे टेन्योर क्या हो गया, 12 महीने से ज्यादा हो गया, तो ये लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी बेटा, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल अपन ने दिए यहाँ पे। अब बात करेंगे अपन असेट्स। असेट्स मतलब ये है कि बिजनेस के लिए कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को
प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कमाने के पर्पज से आपने जो एक्सपेंडिचर लंबे टाइम पीरियड के लिए किया है वो सारी की सारी आपकी एसेट्स कहलाती है। जैसे आपने किराना स्टोर स्टार्ट किया तो फर्नीचर लगाना पड़ेगा, तो फर्नीचर आपका साल भर से ज्यादा रहेगा आपके पास, तो वो एसेट्स आपकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई कि भैया ये फर्नीचर आपको बिजनेस की एक्टिविटीज में अर्न करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। कोई मशीन आपने लगा रखी है तो वो मशीन आपके लिए एसेट्स हो सकती है। कोई बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हैं वो बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस ओन कर रखी है लंबे टाइम पीरियड के लिए, किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, बिजनेस को रन करने के पर्पज से, तो वो आपकी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। अब असेट्स के टाइप पे बात करेंगे बेटा अपन। असेट्स जो होती है वो होती है आपकी दो टाइप की। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, ठीक है बेटा। तो अब बात करेंगे अपन नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स की बात करें पहले, तो उसपे करंट असेट्स का मतलब ऐसी कोई भी असेट्स जो विद इन 12 मंथ, वापस बात क्या कर रहे हैं, विद इन 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको आप करंट असेट्स बोलते हो। कैश में कन्वर्ट होने का मतलब, अगर आपने किसी पार्टी को माल बेचा है, 2 महीने बाद वो आपको पैसा देगा, तो वो आपके लिए डेटर है अभी, कि जिस पार्टी से आपको पैसा लेना है वो आपके लिए क्या है, डेटर है। तो उस डेटर से पैसा लेना है बाकी, अब 2 महीने के अंदर अगर वो आपको पैसा दे देता है तो वो आपके लिए क्या हो गया, करंट असेट्स हो गया। 12 महीने के अंदर अंदर भी पैसा देता है तो करंट असेट्स, पर 12 महीने से ज्यादा जैसे टाइम टेन्योर हुआ तो वो आपकी करंट असेट्स नहीं होगा, फिर वो आपकी नॉन करंट असेट्स बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें समझना जरूरी है कि जो ऐसी चीजें जो 12 महीने के अंदर अंदर आप कैश में करने, जैसे गुड्स, आपने स्टॉक जो होता है उसको आप बेच के पैसा ला सकते हो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आगे बात करेंगे अपन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी अपनी क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स होती है, जो नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए लिखी जाती है, 3 महीने के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो करंट असेट्स हो गई। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर आपस क्या होती है बेटा, टेंजिबल होती है और नॉन टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। टेंजिबल असेट्स का मतलब ऐसी असेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर की, इस फर्नीचर को मैं टच कर सकता हूँ, टेंजिबल एसेट्स हो गई। मशीन की बात करते हैं, मशीन को अपन टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो गई। बिल्डिंग को अपन टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो गई। स्टॉक को अपन टच कर सकते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि ऐसी कोई भी एसेट जिसको आप टच कर सकते हो वो आपके लिए क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। वैसे ही आप बात कर रहे हो, टेंजिबल की भी बात हुई, तो उसके बाद वैसे ही नॉन टेंजिबल भी होगी, इनटेंजिबल जिसको आप बोलोगे। तो इनटेंजिबल का मतलब जिसको आप बिजनेस के लिए असेट्स तो है पर आप टच नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कौन सी चीज होगी। तो सीधी सी बात है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। गुडविल हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, फ्रेंचाइजी हो सकती है। अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं क्योंकि आप कॉमर्स में अभी अभी आपने एंटर किया है, तो इनको कुछ अपन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इन सबको एक्सप्लेनेशन अपन करते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या चीजें होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है, किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम, उस नेम की वजह से वो अर्न करती है। जैसे एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल अपने उस जो लोगो है, उस लोगो को एप्पल के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, और उस लोगो से वो कितना पैसा अर्न कर रहा है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि आप उस बिजनेस की गुडविल है कि भाई एप्पल के नाम का लोगो, इसलिए आप उसको परचेज कर रहे हैं। उस एप्पल की जगह अगर कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी, उसकी जगह पाइनएप्पल का लोगो लगा दिया, बनाना का लोगो लगा दिया, तो आप परचेज नहीं करेंगे, उसको आप उस कंपनी को नहीं जानते हो, उसकी ब्रांड वैल्यू आपको पता नहीं है। पर एप्पल बहुत एक क्या है, पॉपुलर ब्रांड है, तो आप सभी को उसकी गुडविल के बारे में पता है कि भाई ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा फीचर्स है इसके, बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट में अच्छा इसका अच्छा नाम है। तो आप उसको किस वजह से परचेस कर रहे हैं, उसकी गुडविल की वजह से। तो उसको अपन को देखना होगा कि गुडविल जो होगी आपकी वो क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। वैसे क्या होती है आप फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी मतलब जैसे आप देखते हो सबसे अच्छा एग्जांपल में अगर फ्रेंचाइजी कर लो, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ये कहा कि बाहर की कंपनीज है, पर यहाँ पर भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है आपकी इंडिया के अंदर। तो वो क्या, यहाँ इन जो लोग इस बिजनेस को चला रहे हैं वो इंडियन लोग हैं, उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी परचेस कर रखी है, मतलब उस नाम को यूज करने का उन्होंने क्या कर रखा है, अमाउंट पे किया है, तो वो उनके लिए एसेट्स है, उस नाम से वो अर्न कर रहे हैं। डोमिनोज के नाम से पिज्जा बना रहे हैं तो अर्न कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उस नाम के लिए उन्होंने अमाउंट पे कर रखा है, तो वो उनके लिए क्या हो गई, एक एसेट्स हो गई। उस फ्रेंचाइजी को उन्होंने खरीद रखा है कि भाई उनके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता, तो ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पे किया, तो उस नाम से वो अर्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या उनके लिए क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, ठीक है बेटा। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स आप देख सकते हो, ये कुछ एग्जांपल्स लिए अपन ने, ठीक है। तो देन अब बात हो गई टेंजिबल हो गई, इंटेंजिबल हो गई, फिर अपनी उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के बारे में अपन ने बात की, करंट एसेट्स के बारे में बात की। तो ये कुछ चीजें अपन ने बात की, एसेट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे अपन रिसिप्ट की। नेक्स्ट अपने टर्म है यहाँ पे रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट बोलते हैं अपन इसको। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से कुछ भी अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है, किसी भी चीज को आप
सेल परचेस कर रहे हो, उससे कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए क्या होती है, रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट होती है। वो रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। अब बात करेंगे, दो टाइप्स होते हैं इसके, एक रेवेन्यू टाइप की रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल टाइप की रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू टाइप की रिसिप्ट की बात करेंगे अगर आप, तो रेवेन्यू का मतलब ये जो रिकरिंग बेसिस पे अर्न होती रहेगी। जैसे आपने कहीं बैंक में एफडी करा रखी है तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, तो हर महीने मिलेगा, तो ये क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। अब आपने एक प्लॉट पड़ा हुआ था आपका, समझना रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। एक प्लॉट आपका पड़ा हुआ था जिसको आपने 5 लाख में कभी खरीदा था और आज आपने उसको 20 लाख में बेच दिया, तो वो अमाउंट आपको रिसीव हो गया। अब एक बार आपको प्लॉट बिक चुका है, अब बार बार आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो जो रिसिप्ट हुई वो कौन सी हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार रिकरिंग बेसिस पे अकर होती रहेगी, वो होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब किसी भी चीज से कोई चीज अगर आपको बिजनेस के अंदर आप कोई भी गुड्स सेल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो उससे जो रिसिप्ट आपको अर्न हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है कि बार बार गुड्स आप सेल करते रहेंगे। पर आपने कभी एक फर्नीचर को उठा के बेच दिया, उससे कुछ पैसा आया, तो वो कौन सी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट की, बार बार आप नहीं बेचेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट की। अब बात करेंगे अपन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के बारे में आप ध्यान से समझिएगा बेटा। एक्सपेंडिचर जो बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए आप क्या करते हो, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आपको अकर करने होते हैं, बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को रेगुलर रन करने के लिए। तो वापस इसके भी बेटा 3 टाइप से एक्सपेंडिचर्स के, एक होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक होता है आपका कैपिटल। मैं आज थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है बेटा। तो एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग बेसिस से बार बार होंगे, जो बार बार आपको करने पड़ेंगे। सपोज आपके फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर आपने एक सर्वेंट रख रखा है, एम्प्लॉय रख रखे हैं, अकाउंटेंट रख रखा है, तो आपको उसको सैलरी क्या होगी, हर महीने देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार रिकरिंग बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के अंदर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो उसका बिल आपको बार बार भरना पड़ेगा, हर महीने भरना पड़ेगा, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हो। रिकरिंग बेसिस पे बार बार जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। फिर बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो एक बार एक्सपेंडिचर कर दिया, बार बार आप नहीं करेंगे नॉर्मली, वो एक एक्सपेंडिचर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आपने कर दिया। जैसे सपोज आपने एक फर्नीचर खरीद लिया, तो आप एक बार खरीद लिया बिजनेस के अंदर फर्नीचर, तो आप बार बार तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है, कि भाई आज ये सोफा आपने लगाया, कल दूसरा लगा देंगे, परसों तीसरा लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आपने बिजनेस के अंदर ऐसी कोई भी चीज आपने जो परचेज की वो लंबे टाइम पीरियड के लिए आपने परचेज इन्वेस्ट किया उसमें पैसा, तो वो कहलाता है बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन फाइनली थर्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं अपन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट ऐसा एक्सपेंडिचर है कि वो एक विद इन अकाउंटिंग ईयर में सेटल नहीं हो सकता है। विद इन अकाउंटिंग मतलब 12 महीने का जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर आप उसको सेटल कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। समझिएगा बेटा कि जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज मैंने पेन का बिजनेस स्टार्ट किया है, मार्कर पेन बनाने का। तो फर्स्ट साल में मेरा जो मार्कर पेन बनाने के लिए मैंने अपनी कंपनी लगाई, सब कुछ किया, उसमें मेरा 10 लाख का खर्चा हुआ, सब कुछ खर्चा किया मैंने, वो फाइनली अब पेन बन के तैयार है। पर मेरे पेन को मार्केट में कोई जानता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नई नई ब्रांड मार्केट में पहले से अपना नाम बना चुकी है। तो कोई भी आप जैसे आप भी परचेस करने जाते हो तो कैमलिन की आप परचेस करना चाहोगे, अप्सरा की जैसे पेंसिल्स वगैरह, पेन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब पेंटेक्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को वैसे ही मार्केट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो उन जिनके बारे में आप जानते हो वही गुड्स आप परचेस करना पसंद करते हो। अब मेरा कोई नया ब्रांड है तो आप परचेस नहीं करोगे, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अमाउंट यूज लगा दिया कि 10 लाख के तो मेरा इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख के मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब ये हो गया कि मैंने 10 लाख रुपए में बहुत प्रमोशंस के लिए कोई एड बनवा दी, ठीक है, उस पेन के लिए एड बनवा दी, उसके लिए मैंने सलमान खान को बुलवा लिया, शाहरुख खान को बुलवा लिया, ठीक है, तो उस पेन उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा अमाउंट मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट मैंने किया। तो अब ये खर्चा क्या है कि अगर मेरे फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट जो वो 1 लाख का है और उस 1 लाख के प्रॉफिट पे मैं क्या करने जा रहा हूँ
कि 1 लाख के प्रॉफिट में मैं अगर 10 लाख का एक्सपेंडिचर P&L में लिख दूं तो मैं तो अभी प्रॉफिट में दिखूंगा ही नहीं, फर्स्ट साल में मेरी कंपनी लॉस में दिखेगी। तो उससे मेरा एक क्या हो सकता है, मार्केट में नाम खराब हो सकता है मेरे बिजनेस का। तो मैं क्या करूंगा, वो जो 10 लाख का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसके यूज, अब एडवर्टाइजमेंट एक बार एड मैंने करवा दिया तो एक बार ही पैसा देना पड़ा मुझे, तो एड मेरा बन के तैयार है, उसको मैं 10 साल 15 साल 20 साल तक उस एड को यूज कर सकता हूँ। तो मतलब उससे बेनिफिट मुझे होता रहेगा। तो मैं उसका खर्चा 1 साल में क्यों लिखूं, मैं उसको टुकड़े में बांट देता हूँ कि अब 10 लाख का खर्चा है तो मैंने 20 साल के टुकड़ों में बांट दिया, तो अब मेरे को 50-50 हजार ही हर साल P&L में डालता रहूंगा। तो फर्स्ट 50 हजार तो मैंने P&L में डाल दिया, अब मेरा खर्चा 10 लाख का था तो 9.5 लाख रुपए भी बचे हुए हैं। कि जैसे मेरा जो एक्सपेंडिचर आया 10 लाख का, उस 10 लाख को मैंने 20 ईयर से डिवाइड कर दिया कि 20 ईयर तक मैं इसको यूज करता रहूंगा, तो मेरा अमाउंट आया 50,000। अब ये 50,000 जो है वो यूज होगा आपका, कि उसको मैंने फर्स्ट ईयर P&L में डाल दिया। तो 10 लाख का तो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था, 10 में से 50,000 हटाए मैंने तो बचे कितने 950। तो ये 950 आपका उसमें चला जाएगा, मतलब कि आप उसको किसमें डाल दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीज होती है कि मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपके उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, टाइम लगता है उसका, तो उस केस में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने आज बात की। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, रिमेनिंग जो अपनी टर्मिनोलॉजीज बची रही है, आगे की बात जब क्लास अपन रखेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बहुत इनफ है आपके लिए, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को आप मेरे इस वीडियोस को देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, और मेरा चैनल अगर आप देखिएगा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है खिलाड़ी कॉमर्स के, तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें 8386899564, जिस पे आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आपको काफी कुछ मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया, उसको अच्छे से पढ़ें आप, समझें। देन नेक्स्ट क्लास में और मैं आपके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।